हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट लेके आई हूँ आज आपके लिए। और मैं अपने वीडियोस में आपको हमेशा की तरह आज भी यही बताना चाहूँगी कि हम जब भी अपने वीडियोस को पढ़ते हैं या जो भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पास्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ क्लियर करते हुए चलती हूँ। और साथ में ही मैं ट्राई करती हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी उसी वीडियो के साथ डाल दूँ, उसी टॉपिक के साथ डाल दूँ, ताकि आप उन सब चीज़ों को रिलेट करके देख सकें। और लास्ट में हमेशा मैं आपको हर वीडियो के साथ कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर देती हूँ, आपको अपने स्किल को इन्हेंस करने की, नेट एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर करने की। तो मेरा वीडियो बिना काटे हुए या बिना फास्ट फॉरवर्ड के साथ ही देखिएगा, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी यही बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ आप एक बार वीडियो देख पाएंगे, फिर वो वीडियो कहीं लॉस्ट हो जाएगा, आपको मेरा चैनल मिलेगा ही नहीं। तो सब्सक्राइब करना बेटर रहता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट का वीडियो। कॉस्ट के वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो इन सब के कॉस्ट के मीनिंग्स आपको आने चाहिए। कई बार इंडिविजुअली पूछ लेता है, कई बार ये मैच द कॉलम में भी पूछ लेता है कि मनी कॉस्ट है तो उसका मतलब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है। आपको करेक्ट ऑप्शंस मैच करने होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा जो कॉस्ट है वो है मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी ये तीनों टर्म एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट का मतलब ये होता है, मनी कॉस्ट रेफर टू द मनी एक्सपेंसेस विच फर्म हैज़ टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। यानी मनी कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती हैं जो कि एक फर्म को देनी पड़ती है। मनी कॉस्ट रेफर टू द मनी एक्सपेंसेस which the firm has to incur in purchasing or hiring the factor services। स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो रन करती है तो उसको रन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज की नीड पड़ेगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। तो अगर कहीं से वो लैंड किराए पे लेती है या फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे रहती है, तो उसका जो किराया देती है वो फैक्टर सर्विस है। तो वो किराया किस फॉर्म में देगी, मनी फॉर्म में। तो वो मनी एक्सपेंसेस हो गया हमारा। मनी एक्सपेंसेस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमने फैक्टर सर्विसेज को हायर किया है। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो भी लगती है। अगर हमने मशीनरी परचेज कर ली, रेंट पे ना लेके खुद की परचेज कर ली, तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हम हायर करते हैं, अगर हमने बैंक से लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारा क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट होगा। तो वो भी मनी कॉस्ट में आता है। तो मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक ही मतलब होता है। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो सारी कॉस्ट जो कि क्या करनी पड़ती है, एक फर्म को पेमेंट करनी पड़ती है ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है हमारे, मनी पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू द ओनर ऑफ टू द ओनर्स। यानी ये ओनर्स को जो हम पेमेंट करते हैं, तो ये जो भी पेमेंट होती है ये हमको मनी के फॉर्म में करनी पड़ती है और किसी और पर्सन को करनी पड़ती है। इसीलिए हमने क्या बोला, इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला है। तो एग्जांपल्स आप देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, रेंट अगर हम किसी चीज़ का देते हैं, रॉ मटेरियल की पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं उसके जो हम बिल देते हैं, तो वो सारी जो पेमेंट्स होती हैं वो मनी के टर्म्स में होती हैं। और इन सब का ब्यौरा हमको एक अकाउंटिंग बुक में रखना पड़ता है, ताकि हम हमारा जो है वो टैक्स वैक्स क्लेम कर सकें। तो मनी पेमेंट ये हो गई कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है वो पैसे के फॉर्म में किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर को जो भी पैसा देती है, वो हमारा जो होता है वो मनी कॉस्ट होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट होता है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब जो हम किसी और को देते हैं। तो भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स,
तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अगला जो कॉस्ट है वो है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सॉरी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर तीन तरह की कॉस्ट आती है। एक आता है मनी कॉस्ट, एक आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक आता है मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक आता है नॉर्मल कॉस्ट। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। तो वैसे अगर हम अकाउंटिंग पर्पस से पढ़ते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई और उसमें हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक कॉस्ट में ये पढ़ते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और उस जो कॉस्ट है उसी के अंदर हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा होता है। यानी अगर आप इकोनॉमिक कॉस्ट को इकोनॉमिक्स के व्यू से देखो तो वो हमारा सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं होता है। अकाउंटिंग में उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसमें जो है हम इसको कॉस्ट बोलते हैं। कि हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर को हमें करनी पड़ती है। उसी तरह से देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है जो मेरे खुद के हैं। सपोज़ जो इनपुट्स मेरे खुद के मैं अपने बिजनेस फॉर्म में यूज़ करती हूँ उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, उसी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास लैंड है या फैक्ट्री बिल्डिंग खुद की है तो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करती हूँ तो वो मेरी क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। यानी उसके लिए मेरे को किसी और को पेमेंट नहीं करना है क्योंकि जो बिल्डिंग की जो ओनर हूँ वो मैं खुद ही हूँ और मेरी खुद की ही फर्म है। तो वो जो कॉस्ट होती है वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म, यानी ऐसे इनपुट्स जो मेरे खुद के हैं और जिनके लिए मेरे को कोई हायरिंग चार्जेस या परचेजिंग चार्जेस नहीं देनी पड़ रही हैं, वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्टूडेंट्स वो उन इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर आप दूसरे पर्पस से देखें तो वो ये भी होती है कि अगर वो चीज़ें मैं अपने खुद के लिए यूज़ ना करती तो मैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रेंट पे देती। अगर मेरे पास में बिल्डिंग है उसको अगर मैं यूज़ ना करती तो उसको मैं किसी और को रेंट पे देती और उससे रेंट आती तो वो जो रेंट है वो ही मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी। यानी उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वही मेरे लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। उसके बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम पेमेंट जो एक प्रोड्यूसर को इंड्यूस करता है कि वो उस बिज़नेस फर्म में बना रहे तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स हमारे इसमें कॉस्ट में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो आगे जब भी हम रेवेन्यू और कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो जब भी हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, तो जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें जो होता है वो इंक्लूडेड ही होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में हमने तीन तरह की कॉस्ट पढ़ी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। सपोज़ मेरे पास इनकम जो है या जो रिसोर्सेज हैं उससे मैं कमोडिटी ए भी बना सकती हूँ और कमोडिटी बी भी बना सकती हूँ। अगर मैं चूज़ करती हूँ मेरे को कमोडिटी ए बनाना है तो मैंने क्या किया, कमोडिटी बी को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कमोडिटी बी नहीं बनाया। तो इस केस में जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कमोडिटी बी होगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड्स दैट इज गिवन अप। यानी वो अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया टू प्रोड्यूस दिस गुड्स, यानी ए को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस दिस गुड्स मतलब ए को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बी को क्या कर दिया, बी को छोड़ दिया, मैंने बी को छोड़ दिया। तो जो बी को छोड़ दिया वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई।
उसी तरह से एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है, उससे मैं बुक्स खरीद सकती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा सकती हूँ। अगर मैं ये चूज़ करती हूँ कि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, तो मैं बुक्स को नहीं खरीद पाऊँगी। तो यहाँ मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो गिवन अप अल्टरनेटिव होगी, जिस अल्टरनेटिव को मैंने छोड़ दिया, यानी जो बुक्स को नहीं खरीदा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। में लिखा है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उससे हम क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 20 लोव्स ब्रेड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 20 लोव्स का मतलब होता है 20 पीसेस जो है ब्रेड, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, या 1 मीटर क्लोथ या 20 ब्रेड्स। अगर मैं चूज़ करती हूँ कि 1 मीटर क्लोथ करना है, तो जो 20 लोव्स ब्रेड है उसको मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या गिव अप करना पड़ेगा। तो यही जो सेक्रीफाइस है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, जो मैंने छोड़ दिया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगला आता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब जो सेक्रीफाइस और एफर्ट्स ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट। जैसे लेबर जो है वो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स करता है एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसी तरह से जो ओनर ऑफ कैपिटल है या ओनर ऑफ लैंड है वो भी सेक्रीफाइस करता है बाय नॉट यूजिंग दिस रिसोर्सेज फॉर देमसेल्फ। इसका मतलब अगर मेरे पास में कैपिटल है और मैं उस कैपिटल को किसी पर्सन को इंटरेस्ट पे देती हूँ, तो उस कैपिटल से मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या एट प्रेजेंट में मैं अपने जितने भी शौक़ हैं वो पूरे कर लूँ, या हॉलीडेज़ पे घूम के आ जाऊँ, या ज्वेलरी ख़रीद लूँ, अपने लिए गाड़ी ख़रीद लूँ, या मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है कि उसको मैं किसी और को इंटरेस्ट पे दूँ और उससे मेरे को इंटरेस्ट मिले और उस इंटरेस्ट से मैं जो भी अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करूं। तो अगर मैं कैपिटल अपने लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अपना कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और उस सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड मेरे को किस टर्म्स में मिल रहा है, उस सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड मेरे को इंटरेस्ट के टर्म में मिल रहा है। यानी जो इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, वही जो है मेरे सेक्रीफाइस का जो होता है वो रिवॉर्ड होता है। तो रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम एफर्ट्स और सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे फैक्टर्स को हमारे लिए यूज़ ना करके किसी और को लैंड करते हैं। तो रियल कॉस्ट यही होती है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि जो सेक्रीफाइसेस हम करते हैं, सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। तो ये जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। अगला कॉस्ट आता है हमारा प्राइवेट कॉस्ट। अब देखिए प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है जो भी कॉस्ट हम लोग इनकर्ड करते हैं कमोडिटी को बनाने में, यानी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लगती है, जो भी प्रोडक्शन इनकर्ड करने में कॉस्ट लगती है इंडिविजुअल फर्म की, वो होती है हमारी प्राइवेट कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी प्राइवेट कॉस्ट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। जबकि हमने इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या पढ़ा था, क्या होता है उसमें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। यानी इकोनॉमिक कॉस्ट में तीन कंसेप्ट आते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और प्रॉफिट। प्राइवेट कॉस्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। अगला आता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब जितने भी सेक्रीफाइसेस सोसाइटी करती है किसी भी कमोडिटी के बनने पे, तो वो जो सारी कॉस्ट होती है वो होती है सोशल कॉस्ट। अब आजकल क्या हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। डिमांड्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स लगानी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी। कहाँ लगेंगी, हमारा इंडिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो लिमिटेड है। यूँ थोड़ी है कि हमको ज़्यादा लैंड चाहिए तो हम चाइना में घुस जाएंगे या पाकिस्तान में घुस जाएंगे, नहीं। हमें हमारी सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में जितनी लैंड आती है उसी को ही यूज़ करके सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगेंगी, आईटी सेक्टर्स वगैरह लगेंगे, तो क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया काटना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया कम होगा तो इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा तो लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही होती है हमारी जो सोशल कॉस्ट होती है, जो सोसाइटी बियर करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सोशल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, एक वाइडर कंसेप्ट होता है। देखिए आप इसमें लिखा भी हुआ है कि जो सोशल कॉस्ट है वो एक वाइडर कंसेप्ट देन प्राइवेट कॉस्ट, यानी प्राइवेट कॉस्ट से बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या आता है, सम टोटल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जो भी कॉस्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो प्राइवेट कॉस्ट, और जो भी सोसाइटी सफ़र करती है, जो सोसाइटी सफ़र करती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल
कॉस्ट यानी जो सोसाइटी सफ़र करती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। कैसे सफ़र करती है? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग बीइंग अ सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो उसको जो सोसाइटी सफ़र करती है उसको बोला गया एक्सटर्नल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, इसीलिए ये बोला गया है कि जो सोशल कॉस्ट है वो वाइडर कंसेप्ट है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि क्या लिखा है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। जो सोशल कॉस्ट होती है वो वाइडर कंसेप्ट होता है, इसमें प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों ही आती है। अब इसमें आपको ऑयल रिफाइनरी का एग्जांपल दे के रखा है स्टूडेंट्स। जैसे इसमें आपको दे के रखा है कि एक ऑयल रिफाइनरी है, वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है वेस्टेज इन रिवर में, वाटर पोल्यूशन होता है। उसी तरह से जो मिल्स एंड फैक्ट्रीज़ हैं वो एयर पोल्यूशन करती हैं, बसेस एंड ट्रक्स भी पोल्यूशन करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये सारे पोल्यूशन का हमारे हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये जो सोसाइटी सेक्रीफाइस करती है इसी कॉस्ट को हमने बोला है सोशल कॉस्ट। तो ये थे कुछ कंसेप्ट्स कॉस्ट के स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स में मैच द कॉलम्स में आ सकता है। सोशल कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, तो इसीलिए आपको ये टर्म्स आने चाहिए सारे, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम्स में भी देखा गया है कि इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। हर 1-2 साल के गैप के अंतराल में ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इतने डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को प्रॉपरली देख लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, उसमें तो बहुत प्रिसाइज सिलेबस दे के रखा है कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, डिफरेंट मार्केट्स पढ़नी है, कॉस्ट पढ़ना है, लॉन्ग रन पढ़ना है, शॉर्ट रन पढ़ना है। अब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको सारे वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, डिटेल टू डिटेल वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। हाँ, ये वीडियोज़ लंबे ज़रूर हैं बट बेनिफिशियल इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एक बार देख लिया तो उसके बाद में उस चीज़ को पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ अपने ही नोट्स शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने पढ़ के फर्स्ट टाइम में JRF और नेट को क्लियर कर लिया था। तो मैं अपने ही नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो आपको मेरे कंटेंट से भी समझ में आ गया होगा कि मैं कितना डिटेल और हर एक चीज़ एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स में याद रहे। और कई वीडियोस में तो मैं आपको ट्रिक्स भी देती रहती हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं या कैसे पॉइंट्स को मेमोराइज़ करना है या लास्ट मोमेंट रिवीजन हमें कैसे करना है। तो सारे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ट्रिक्स टिप्स आपको मिलती रहती हैं। उन सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए स्टूडेंट्स। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी नहीं लग रहा है आपका, बट एक सब्सक्रिप्शन और एक बेल आइकन से आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और बेल आइकन पे ऑल वाला जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप भी अपनी नेट और JRF की जो प्रिपरेशंस हैं वो मेरे साथ में अप टू डेट रखें, क्योंकि मैं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस भी देती रहती हूँ। नेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं उसके बारे में भी मैं आपको अवेयर करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो हम सिर्फ 2 मिनट में एक क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन को देनी पड़ती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसके अंदर 3 टर्म्स आते हैं, मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट मैंने बता दिया, जो हमें पेमेंट ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन को करनी पड़ती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो सारे इनपुट्स जो मेरे खुद के हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो एक प्रोड्यूसर को इंड्यूस रखता है उस फर्म में या उस बिज़नेस में। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी कॉस्ट हमने सेक्रीफाइस की है यानी जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमने गिव अप कर दिया है वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो होती है जो सेक्रीफाइसेस जो सोसाइटी करती है, यानी जो सोसाइटी सेक्रीफाइस करती है या ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ
सॉरी सोसाइटी नहीं, जो सेक्रीफाइस या एफर्ट्स ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करता है उसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, जो भी कमोडिटी को बनाने की कॉस्ट आती है उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है, यानी जो भी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हम करते हैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, वो होती है प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों ही जुड़े हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है, जो भी सोसाइटी बियर करती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, जो भी हेल्थ इश्यूज बियर करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, वो होती है सोशल कॉस्ट। तो ये था कॉस्ट के कुछ कंसेप्ट्स और उसके रिगार्डिंग्स वीडियो। आने वाले वीडियो में अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूँगी। और उसके अलावा जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ है उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनेगा, तो वो दोनों वीडियोस देख लेना आप, तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं पूरे एफ़र्ट्स के साथ वीडियो बनाती हूँ और मैं ट्राई ये करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने की कोशिश करूँ। बट आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे को इससे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या कुछ चेंजेस मेरे को अपने वीडियोस में लाने चाहिए या नहीं, या कुछ कंटेंट आपको और देना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रेवेन्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अब आने वाले अगली वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मार्केट्स के क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इस वीडियो की तरह उस वीडियो में भी यही बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो आज की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम जो भी डायग्राम्स पढ़ते हैं रेवेन्यू में, जो डायग्राम है आपको परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के दोनों के डायग्राम बना के रखने हैं और दोनों की टेबल बना के रखनी है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, ताकि आपको याद रहे कि ये जो कॉस्ट, ये जो कर्व्स हैं ये ऐसे क्यों हैं। और जब भी आप रिलेशन लिखें तो आपको क्या लिखना है, जब टी आर इंक्रीजिंग यानी टी आर करके ऊपर इंक्रीजिंग का एरो बना दे, और एम आर क्या होता है पॉजिटिव, तो एम आर के आगे प्लस का साइन लगा दें। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या होती है, टी आर इज़ कॉन्स्टेंट, तो उसको लिखे टी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहाँ पे एम आर क्या होता है 0, एम आर इज़ इक्वल टू 0। और अगले में आपको क्या लिखना है कि टी आर जो है वो है डिक्रीजिंग, तो वहाँ पे एम आर जो है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगा दें। तो सिर्फ आपको सिंबल्स से ही पता लग जाएगा कि इनके बीच में ये रिलेशन है और एग्ज़ाम में इजीली मेमोराइज कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट मिल पाए। मैं डेली ऑन एन एवरेज एक वीडियो तो अपडेट करती हूँ, बट कभी कभी 2 वीडियोस भी अपलोड हो जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बेल आइकन को प्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।